नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के लिए जो मई में एक्सपेक्टेड है, मई में एग्जाम होना है। और हमारा सब्जेक्ट होगा इतिहास। इतिहास विषय को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें जो आप अभ्यर्थी हैं जो नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो आप कैसे कम समय में तैयारी करें, इसके ऊपर 2 मिनट की चर्चा। कि आप सबसे पहले तो यूजीसी के सिलेबस को अपने पास रखें, इस सिलेबस को रीड आउट करें, इसको पढ़ें, फिर इसको देखें कि इसमें क्या दिया है, इसमें कितने यूनिट्स हैं। इसमें जो टोटल यूनिट देखेंगे आप 10 है। इसके सारे टॉपिक्स को पढ़िए, क्या डिमांड कर रहा है आपसे, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उन सभी टॉपिक को पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। पहला काम तो ये रहा। इसमें आप दूसरे बिंदु पे जो बात करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर पूर्व वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को एनालिसिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहे हैं और कैसे अगली बार पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि उससे आपकी तैयारी का फीडबैक मिलता रहेगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो 2 चीजें हैं कि एक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप नेट जेआरएफ में पूछे गए क्वेश्चन को आप ले सकते हैं, या फिर मार्केट से आप मॉडल क्वेश्चन आप एक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद आप कोशिश कीजिए कि कुछ टेक्स्ट बुक को पढ़ें। टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे आप, ये एक डिस्कशन का बहुत बड़ा इशू है कि आप सबसे पहले तो सेगमेंट वाइज कुछ टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए। राइट। आपको पता है कि आपका सिलेबस इन्हीं 4 सेगमेंट में डिवाइड है। स्कूल ऑफ थॉट एंड हिस्टोरियोग्राफी, मिडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न, ये मेन स्ट्रीम है। आपको पता है कि यहां से 30 प्रश्न आते हैं, मिडिवल से भी 30 प्रश्न आते हैं, मॉडर्न से भी 30 प्रश्न आते हैं, और स्कूल ऑफ थॉट एंड हिस्टोरियोग्राफी से 10 क्वेश्चन आते हैं। ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में एक फिगर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम तैयारी करने बैठे तो सारा एक फिगर पता हो हमें कि कहां से क्या होना है, कितना क्वेश्चन आना है, किस सेगमेंट पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। तो नॉर्मली हम तैयारी को इस तरह से स्टार्ट करें। अब देखिए एंशिएंट पे आप क्या क्या बुक पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में 2 सेगमेंट है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। न्यू एनसीईआरटी में 6, 7, 8 एंड 12। ओल्ड एनसीईआरटी में 11 एंड 12, 11वीं और 12वीं का। 12वीं में सिर्फ एक वॉल्यूम पढ़े, इसका वॉल्यूम फर्स्ट। इसका सेकेंड वॉल्यूम ना पढ़े क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से नेट जेआरएफ में क्वेश्चन नहीं आता। राइट। इसके बाद इसमें कुछ टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के अलावा आप आर एस शर्मा का बुक पढ़ लीजिए। आजकल इसके अलावा अगर पढ़ना चाहे तो उपेंद्र सिंह का बुक पढ़ सकते हैं। ये प्रचलित कुछ पुस्तक है। झांसी माली पढ़िए इसमें। क्योंकि अगर आप ये टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो फिर हवा में तीर चलाएंगे। आपको
पता नहीं चलेगा कि इतिहास में क्या एस्पेक्ट्स हैं और कितना पढ़ना चाहिए। ये बुक रीड आउट एक बार करना होगा हमें। तो ये रही एंशिएंट के लिए। मेडिवल के लिए भी आपको एनसीईआरटी इसमें कवर हो जाएगा, है ना। इसमें 7th क्लास और 12th क्लास में आप जाएंगे तो मेडिवल ही है, और 11th क्लास का वॉल्यूम 2 मेडिवल ही है। तो एनसीईआरटी हमने एक साथ ही लिख दिया है, इसलिए आप यहां से कवर कर लेंगे इन तीनों सेगमेंट के लिए, मेडिवल और मॉडर्न दोनों के लिए। अब मेडिवल में केवल टेक्स्ट बुक बता देता हूं। इसमें या तो मैं 3 लिस्ट बता देता हूं। इसमें इम्तियाज अहमद का बुक पढ़ सकते हैं, सतीश चंद्र बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़िए। तीसरे नंबर पे हरिश्चंद्र वर्मा। इनमें से कोई भी एक बुक चूज कर लीजिए। यहां भी इनमें से तीनों में से कोई एक बुक चूज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है पढ़ने के लिए। तो सभी बुक पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन कोई एक पसंद का बुक जो आपको अच्छा लगता हो चूज कर लीजिए। तो ये मेडिवल से हो गया। मॉडर्न से अगर आप देखें तो यहां से विपिन चंद्र, बीएल ग्रोवर, वीएल ग्रोवर, शेखर बंदोपाध्याय, ये पुस्तक है। स्कूल ऑफ थॉट और हिस्टोरियोग्राफी के लिए आप इग्नू का स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं, या फिर ई श्रीधरन का बुक पढ़ सकते हैं। ई श्रीधरन, ये सारे प्रमाणिक बुक है, जिसमें कंटेंट भी है, कंसेप्ट भी है, और काम भर का फैक्ट भी है, तथ्य भी है। तो सबसे पहला टास्क तो यही है कि अगर आप तैयारी करने चले हैं तो ये चीजें आपके पहले दिन के एक्टिविटी में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही आप इतिहास को समझ सकते हैं और उस कंडीशन में जा सकते हैं कि आप एग्जाम क्रैक करें और आप क्वालिफाई कर सकें, राइट। तो आप इसे नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतिहास के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेना चाहिए। नॉर्मली इतिहास में आप पढ़ें क्या, तो जो हमने सिलेबस बताया उसको आप जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कहां से कितना पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इतिहास को क्लासिफाई कर लें। यूनिट वाइज तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन बेसिक चीज को जानने के बाद ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, है ना। तो बेसिक चीज ये है कि आप जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखिए, इस वर्गीकरण को, यह वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए? टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप जानते हैं एंशिएंट को लेके काफी डिस्कशन होना चाहिए कि कहां से इतिहास पढ़ना है। तो नॉर्मली
कि फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 15 lakh year ago to approx middle of 8th century, यानी हमारा इतिहास जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो लगभग कहां से पढ़ा जाना चाहिए? 15 लाख वर्ष पूर्व से लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य तक। ये क्लियर होना चाहिए फैक्ट। प्राचीन भारत के इतिहास का ये टाइम जोन है, टाइम लाइन में। तो समय काल इसका फिक्स हो गया। मध्यकालीन का लगभग 8वीं सदी के मध्य से लगभग 18वीं सदी के मध्य तक। ये काफी डिस्कशन का भी मुद्दा है कि भाई इसी पीरियड को क्यों मध्यकाल कहा जाए। पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर डिस्कशन कर लेंगे। मॉडर्न के लिए जो हमारा टाइम पीरियड होगा लगभग 18वीं सदी के मध्य से 1964 ईस्वी तक। अब 64 तक क्यों, 1947 तक क्यों नहीं, या फिर 2021 तक क्यों नहीं? तो नॉर्मली 1964 से 2021 के बीच के इतिहास को समकालीन या कंटेम्परेरी हिस्ट्री कहते हैं। तो मुद्दा यह है कि 15 लाख वर्ष पूर्व से ही क्यों? तो ऐसा इसलिए कि हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है, जो जिसके बिहाफ पे इतिहास पढ़ा जाए, इतिहास का अध्ययन किया जाए या इतिहास लेखन हुआ, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में इससे पुराना कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं मिला, कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। तो इसके बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया। अगर आप आज से 20 साल 30 साल पहले के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें लगभग 25 लाख या 26 लाख तक की संभावना जताई गई थी। लेकिन जो नई एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी में फिक्स कर दिया गया है कि लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व से इतिहास पढ़ा जाना चाहिए। एक चीज वेरी क्लियर आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में जो यूजीसी नेट एनटीए एग्जामिनेशन लेती है, तो एनटीए ने जितने भी आंसर की बनाया, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, उसका आंसर की एनसीईआरटी के बेस पे ही बनाया जाता है। तो जहां तक जिस तिथि की बात होगी, फैक्ट की बात होगी, तो एनसीईआरटी का ही वैलिड होगा। तो एनसीईआरटी को फोकस करना है हमें, इसलिए हमने बुक लिस्ट में सबसे पहले एनसीईआरटी ही लिखा है। एनसीईआरटी जैसे ही आप रीड आउट करेंगे तो बेसिक फैक्ट्स आपको क्लियर होता चला जाएगा। फिर बात आई कि भाई 15 लाख से तो हमने स्टार्ट कर लिया, लेकिन कौन सा ऐसा डेट बनाया जाए जो इन दोनों के बीच को सेपरेट करता हो, अलग करता हो। क्योंकि इतिहास को जब हमने इस बिहाफ पे डिवाइड किया है तो कुछ तो चेंजेस आने चाहिए। तो इसमें जो डिवीजन का आधार होगा, जो इस विभाजन का आधार होगा, सेपरेशन का, वो होता है कि इसमें राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए, इसमें आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। मीन्स दोनों के बीच में जो परिवर्तन का आधार होगा, दैट इज वेरी क्लियर, चेंज इन पॉलिटिकल सिनारियो, इकोनॉमिकल सिनारियो एंड कल्चरल सिनारियो, और यही आधार है। और देखेंगे आप कि 8वीं सदी के मध्य में इन तीनों स्तर पे एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। जब सत्ता परिवर्तन होता है तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, इस्लाम का आगमन होता है 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में भारत में, 8वीं 9वीं में तो एक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। फिर देखेंगे आर्थिक परिवर्तन भी बड़े स्तर पे होता है, राइट।
फिर इसमें मध्यकाल का भी जो हमने टाइमलाइन आइडेंटिफाई किया वो 8वीं सदी यानी अप्रॉक्स मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी एडी टू मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी एडी। ध्यान रखना है हमें, ये वर्ष पूर्व है और बाकी सभी सदी या ईस्वी की बात है। ये जो 15 लाख वर्ष पूर्व लिखा है ईयर्स एगो, इसका मतलब है ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, जबकि बाकी सभी ईस्वी हैं। राइट। तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इस आधुनिक भारत के इतिहास का जो टाइम जोन होगा वो क्या होगा, 18वीं सदी के मध्य से 1964 तक। 2021 को हम नहीं मानेंगे। तो यहां भी इन दोनों के बीच में भी परिवर्तन का आधार क्या है, वही आधार है कि राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए और सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए। संस्कृति में रिलीजन और कस्टम्स सारे शामिल होंगे। इसी तीनों परिवर्तन को आधार बना करके एनसीईआरटी ने इस इतिहास के काल विभाजन को प्रतिपुष्टित किया है। दैट मीन्स यही आपको जानना है। अगर आप टेक्स्ट बुक या रिसर्च बुक पढ़ेंगे तो बहुत डाटा अलग अलग मिलेगा आपको। तिथियों में बहुत भयंकर असमानताएं होंगी, बहुत फ्लैक्चुएट करेगा, लेकिन हम उससे बचे। बहुत ज्यादा तथ्यों को जब आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट हमें क्या करना है कि हमें उस कंफ्यूजन से बचते हुए जो इसका वर्गीकरण का आधार है एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी को हमें कवर करके इस डेट को मान के अंडरस्टैंड करके और इसे ही याद करके हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए। राइट। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे आप। अब आप प्राचीन काल में क्या पढ़ेंगे, मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे, तो ये तो आपको ऑलरेडी यूजीसी ने सिलेबस में प्रोवाइड करा दिया कि आप उसके सिलेबस को देखिए और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप यूनिट फर्स्ट देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, तकनीकी शब्दावली है, जिसमें कुछ आइडियाज हैं, विचारधाराएं हैं। तो उन चीजों को वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे क्लास में, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और जो इतिहास को एक जीवंत बनाने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। जैसे नॉर्मली इतिहास में हमें उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में अवेलेबल है। नॉर्मली इतिहास हम बिना तथ्य का या साक्ष्य का नहीं पढ़ेंगे। तो स्टडी के जो स्टडी का आधार होगा अध्ययन का, वो क्या होगा, तो साक्ष्य होगा। साक्ष्य से मतलब है जो सोर्स है। ये सोर्स कैसा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, पुरातात्विक सोर्स है। पुरातात्विक सोर्स जो कि एक्सकवेशन से एक्वायर किया जाता है, उत्खनन से प्राप्त किया जाता है। जो उत्खनन से आपने सोर्स इकट्ठा किया उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, और इसी स्रोत के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर आप इतिहास को वर्गीकृत करेंगे तो आपको 3 प्रकार का इतिहास, ऐतिहासिक काल देखने को मिलेगा। यानी एक और वर्गीकरण है इतिहास का। तो ये एक और आधार है क्लासिफिकेशन का, और वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी एंड स्टडी बेस्ड ऑन सोर्स। आपने नाम सुना होगा कि पहले वाले काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्ट्री।
दूसरा आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा ऐतिहासिक। इसको हिस्टोरिकल एज कहेंगे, हिस्टोरिकल एज राइट। तो ये क्या है, इस विभाजन का आधार क्या है, आखिर हमने ये नाम क्यों दिया? तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें टर्म है प्राक प्लस ऐतिहासिक। प्राक का मतलब होता है प्राचीन, ओल्डेस्ट, और नॉर्मली प्राक को हम पूर्व इतिहास के रूप में भी आइडेंटिफाई करते हैं। पूर्व इतिहास, पूर्व इतिहास का मतलब है जो इतिहास के काल से पूर्व हो। ऐसा क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया था क्योंकि हम आज से 100-200 साल पहले इस इतिहास के बारे में या प्राचीन काल के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं थी। हम महाभारत काल और वैदिक काल से ही इतिहास को पढ़ते थे। आपको पता है कि 19वीं शताब्दी में यानी 1821 के आसपास तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो जैसे जैसे हम आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी को करते जा रहे हैं हमें प्राचीनतम स्रोत मिलता जाता है और उन सभी स्रोत के आधार पर हमारे इतिहास का जो काल है वो काफी पीछे शिफ्ट हो रहा है। अभी मैं बात करूंगा चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन फिलहाल आप इसको समझिए। तो प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एरा उस काल को कहा गया जो इतिहास से पहले का काल है। ये देखिए इतिहास से पहले का काल है, लेकिन हम इसे कैसे इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो प्राग ऐतिहासिक काल का तात्पर्य है कि जिस काल के इतिहास का अध्ययन, जिस काल के अध्ययन का स्रोत केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत हो, ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स फॉर स्टडी मीन्स इस काल में जितने भी अध्ययन का स्रोत है केवल पुरातात्विक स्रोत है, मीन्स लिखित स्रोत का अभाव है। नो रिटन सोर्स फाइंडेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पुरातात्विक स्रोत में केवल और केवल क्या है? पाषाण उपकरण, मीन्स स्टोन टूल्स, स्टोन से बने हुए, पत्थर से बने हुए ही उपकरण प्राप्त हुए, हथियार प्राप्त हुआ जो मानव डेली लाइफ में यूज करता था, जो ह्यूमन बीइंग उस समय शिकार करने के लिए या फिर अन्य कामों में उपयोग करते थे। तो केवल उसके आधार पर इसमें दूसरा देखेंगे तो कुछ शेल्टर्स मिला, आवास मिला, जैसे गुफाओं में, कंदराओं में जहां वो अपना शेल्टर बनाते थे, उन्हीं शेल्टर का सोर्स मिला, तो उसके आधार पर हम इसका स्टडी करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारा इनका प्रारंभिक काल में बोन वगैरह भी नहीं मिलता, लेकिन आगे चल के प्रागैतिहासिक काल के अंतिम चरण में आप आएंगे तो बहुत सारे मानव और जानवरों की अस्थियां पाई जाती है, बोन्स पाए जाते हैं, और उसके बिहाफ पे हम इसको स्टडी करते हैं। इसमें कुछ फूड ग्रेन्स मिलेंगे, यानी अनाज के दाने मिलेंगे, गेहूं के दाने मिल जाएंगे, और उसके बिहाफ पे स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहेंगे जिस काल के बारे में जानकारी का स्रोत केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, कोई लिखित प्रमाण उपस्थित नहीं है।
अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल में भी लगभग जानकारी के स्रोत केवल पुरातात्विक ही है, लेकिन इसमें लिखित स्रोत उपस्थित है, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर अवेलेबल प्लस रिटन सोर्स ऑल्सो अवेलेबल, लिखित सोर्स। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस काल में लिखित स्रोत अब तक पढ़ा ही नहीं गया है। इस काल में जो लिखित स्रोत मिले वो अब तक नहीं पढ़ा गया। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मुद्राएं मिली, जो सील मिला, इस सील को आज तक नहीं पढ़ा गया। जो भी लिपियां मिली, स्क्रिप्ट मिला, उसको आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसका मतलब है कि आदि इतिहास काल उस काल को कहेंगे कि जिस काल में जानकारी के स्रोत अभी भी पुरातात्विक ही है, लिखित स्रोत होने के बावजूद वो हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट डिकोडेड एट प्रेजेंट टाइम, यानी अब तक उसे पढ़ा ही नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को जब आप क्लियर कर लेंगे तो ये अपने आप में समझ में आ जाएगा। ऐतिहासिक काल में ये सभी स्रोत उपस्थित है और सबको हम अच्छे से उपयोग में ला रहे हैं, यानी सभी लिखित स्रोत आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन है इतिहास का। पहला क्लासिफिकेशन आपने देखा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये एक क्लासिफिकेशन हो गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल एज, राइट। इसे आप नोट कर लीजिए। नॉर्मली वर्ल्ड वाइज जो प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल पढ़ा जाता है, उसका सबसे बेसिक सोर्स माना जाता है चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत, या इनके द्वारा जो लिखे गए पुस्तक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्ययन इन्होंने उस विषय पे किया है। तो चार्ल्स डार्विन के कुछ बुक का भी नाम आप जानते होंगे, याद रखना है, इसे पूछा जाता है एग्जाम में। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये दो बहुत फेमस बुक है इनका। इनके जो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत है इन्हीं पुस्तकों में देखने को मिलता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी इन्होंने दिया था, अनुकूलता का सिद्धांत, यानी वही लोग सरवाइव कर पाएंगे, वही एनिमल्स या प्लांट सरवाइव कर पाएंगे जो अपने आप को क्या करेंगे, दिखा दीजिए, वो अपने आप को फिट कर पाएंगे। ये बुक है चार्ल्स डार्विन का, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने दिखाया कि कैसे जो प्रजातियां थी वो उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करते हुए आधुनिक काल तक पहुंचा। तो इस तरह के बुक में अगर इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अब तक इतिहास के फील्ड में यह पुस्तक हाथों हाथ बिकने वाली सबसे बेस्ट सेलर बुक कैटेगरी में आया था। ऐसा माना जाता है कि लोग पहले से वेट कर रहे थे कि यह बुक कब मार्केट में आएगा। और ये फैक्ट मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 11वीं क्लास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि चार्ल्स डार्विन के इस पुस्तक का इंतजार पूरे विश्व के स्कॉलर्स कर रहे थे कि कब उनका बुक आएगा। और पब्लिश होते ही कुछ ही घंटे में इनके सारे कॉपीज बिक गए थे। तो आप समझ सकते हैं इससे ज्यादा बेस्ट सेलर बुक कोई हो ही नहीं सकता। तो इस पुस्तक के अध्ययन के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे मानव का इतिहास आगे बढ़ा है, कैसे वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट किया, और जो फिट करता गया वो आज तक लिविंग एनिमल्स है, अदरवाइज वो सारे क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे आपने बहुत सारे
हॉलीवुड मूवी देखा होगा जिसमें डायनासोर और उस तरह के एनिमल्स को दिखाया जाता है जो सामान्यतः बृहत्काय होता था, और उसके फुटप्रिंट आजकल मिलते रहते हैं। लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को इतना ज्यादा अनुकूल किया इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आज टॉप पे है, आप जानते हैं। तो इस सिद्धांत को मानव के इतिहास को पढ़ने के लिए भी यूज किया जाता है। वैसे मानव के इतिहास को पढ़ने का आधार दो है, एक तो साइंस बेस और दूसरा रिलीजन बेस। विज्ञान आधारित संकल्पना, ये जो कॉन्सेप्ट है, और दूसरा धर्म आधारित रिलीजन बेस। सभी धर्मों के अपने अपने एक्सप्लेनेशन है कि मानव का इतिहास कैसा है। जैसे आपने मानव के बारे में पढ़ा होगा कि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि हव्वा ने धरती पर आदम को भेजा। इसका मतलब बना बनाया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया धरती पे और वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं। ये एक धर्म आधारित संकल्पना है। आपने इस्लामिक पुस्तकों का एग्जाम्पल देखा, ऐसा ही एग्जाम्पल कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिज्म में भी है। जो ईसाई मत है उसमें भी ऐसा माना जाता है। हिंदू मत में इस तरह के बहुत ज्यादा सिद्धांत नहीं है, फिर भी मानव जाति का पहला पिता या पहला व्यक्ति मनु को आप मानते हैं। लेकिन मनु का इतिहास बहुत आगे चल के है, उससे पहले आदि मानव हुआ करते थे और आदि मानव का इतिहास एक लंबे घटना कालक्रम में गुजरते हुए मनु तक पहुंचेगा। जैसा कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ करेंगे कि किसी रिलीजन, धर्म या कास्ट से अपने आप को रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास पढ़ते समय हमें तटस्थ होना पड़ेगा, राइट। तो साइंस का जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, इसमें यह माना जाता है कि मानव का विकास रातों रात नहीं हुआ। मानव का उद्भव हुआ है। कैसे हुआ? तो ये एक लंबी कड़ी है जहां एक कोशिकीय जीव से मानव का उद्भव हुआ है। अब बायोलॉजी में पढ़े होंगे सिंगल सेलुलर एनिमल्स, फिर इससे बनता है मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इसमें आपने पढ़ा होगा कि आगे बढ़ के इसमें रेप्टाइल्स ग्रुप आते हैं, सरीसृप जिसको कहते हैं। फिर देखेंगे आप इसमें उसका एक स्पेसीज मंकी बनता है, चिंपांजी जिसको आप कह सकते हैं। चिंपांजी मंकी अलग अलग है, ये उसी क्लास का है। और यही क्लास धीरे धीरे उसमें से एक कैटेगरी निकला जिसे हम होमोनिड कहते हैं। होमोनिड मानव का पहला क्लास माना जाता है, पहला वर्ग माना जाता है। और इसी वर्ग से धीरे धीरे हम आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस तक पहुंचते हैं और हम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं, राइट। लेकिन धर्म का संकल्पना बिल्कुल बियॉन्ड है। धर्म में सीधा सीधा कहा गया है कि लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व मानव जाति का क्या हुआ? विकास हुआ या उद्भव हुआ। जबकि साइंस का मानना है कि मानव के विकास का इतिहास लगभग 56 लाख वर्ष पुराना है। और यह चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। चार्ल्स डार्विन ने अपने इस थ्योरी में, पुस्तक में जो भी हमने डिस्कस किया था, उसमें एविडेंस दिया है, प्रमाण दिया है कि मानव का इतिहास आज से लगभग 56 लाख वर्ष पुराना है। इसका मतलब यही टाइम पीरियड है जब होमिनिड का विकास हुआ है, जिसे मानव कहा गया, मानव जैसा कहा गया। तो इसको एक अलग टॉपिक में एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल हमने देखा कि मानव के विकास का
सिद्धांत क्या है? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सब आप नोट करते चलेंगे, नहीं तो वीडियो बार बार देखना होगा। अब थोड़ा सा ज्योग्राफिकल प्लेटफॉर्म से देखते हैं इतिहास का विकास कैसे हुआ, क्योंकि इतिहास को जानने के लिए जो हमें सबसे ज्यादा जिस विषय का सहारा लेना होता है वो ज्योग्राफी है, भूगोल है। विज्ञान का सहारा तो लेते ही लेते हैं, लेकिन हमें भूगोल का सहारा भी लेना होता है। तो भूगोल के अध्येता ये बताते हैं कि जो मानव का विकास है वो अर्थ एरा के किस पीरियड में हुआ। अब पृथ्वी का भी अपना एक युग है, तो ज्योग्राफी में अर्थ एरा को 4/4 या 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है। अर्थ एरा डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टरनरी। फर्स्ट इसको आप फोर क्वार्टरनरी में डिवाइड करते हैं, यानी 4/4। 4/4 यानी पृथ्वी युग को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला है उसका नाम है पैलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक, तीसरा और चौथा क्वार्टर को मिला के सीनोजोइक कहा जाता है। यानी सीनोजोइक का टाइम पीरियड अंतिम 2 क्वार्टर को मिलाया जाता है, जिसे नॉर्मली प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन के नाम से जाना जाता है। यानी जो 4th क्वार्टरनरी है या चौथा चतुर्थांश है वो होलोसीन है, और तीसरा कौन सा है? प्लीस्टोसीन है। इन दोनों को कॉमनली क्या कहा जाता है? सीनोजोइक कहा जाता है। तो ये एक काल विभाजन है, इसके आधार पर पृथ्वी के काल को विभाजित किया जाता है, अर्थ एरा को क्लासिफाई किया जाता है। अब देखिए इस विभाजन में मानव का विकास कब हुआ होगा, और इसमें जो जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्पेसीज का डेवलपमेंट कब हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां पे जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, इसका अभी अभी निर्माण हुआ था, और इस वजह से देयर इज नो लाइफ, यहां पे जीवन अनुपस्थित है। यानी विकास ही नहीं हुआ किसी भी एनिमल्स का, नाइदर फ्लोरा नॉर फौना, ना तो जीव है ना ही जंतु है। इसका मतलब पृथ्वी का जो पहला क्वार्टर है वो जीव रहित है। दूसरे क्वार्टर को नॉर्मली आइस एज के नाम से जाना जाता है, हिम युग, यानी बर्फ का काल। इस युग में ऐसा माना गया कि हिम है पृथ्वी के चारों तरफ, ग्लेशियर के रूप में ढका हुआ है। पूरा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी बर्फ के चादर में लिपटा हुआ है। अब इससे क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर एक संभावना बनती है कि जब आइस मेल्ट होगा, बर्फ पिघलेगा, तो इसमें जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। और यही हुआ, जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने अपने थ्योरी में बताया कि प्लेस्टोसीन एज में आते आते पृथ्वी के इक्वेटेरियन रीजन में, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में
तापमान के बढ़ने से आइस मेल्ट हुआ, बर्फ पिघला, और यहीं पे अफ्रीकन टेरिटरी के पास, अफ्रीकन आइलैंड में, कॉन्टिनेंट कहे तो ज्यादा बेटर है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जीवों की उत्पत्ति हुई। तो जीवों की उत्पत्ति का सबसे प्रारंभिक इतिहास या उसके ओरिजिन को ट्रेस किया जाए तो कहां पे मिलेगा? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जहां पे कुछ कंट्रीज है जिसका नाम आप जानते हैं, उसमें केन्या है, युगांडा है, रवांडा है। इस तरह के जो एक देशों का समूह है, वहां पे एक रिफ्ट वैली पाया जाता था। रिफ्ट वैली जिसे भ्रंश घाटी आप कहते हैं, तो उसी भ्रंश घाटी में बर्फ पिघलने के बाद जलीय बॉडी का निर्माण हुआ, जलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, वाटर बॉडी, और इसी वाटर बॉडी में ऐसा माना जाता है कि एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ है। तो सिंगल सेलुलर एनिमल का विकास प्लीस्टोसीन एज में हुआ, और इसी प्लीस्टोसीन एज के अंत तक आते आते माना जाता है कि मानव का उद्भव हो गया। पृथ्वी के ऊपर अंतिम हिमयुग 10 लाख वर्ष पूर्व तक माना जाता है, और ये आपके एग्जामिनेशन में एक बार पूछ लिया है कि पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग कब तक था, लास्ट आइस एज ऑन द अर्थ। तो इस 10 लाख को जरूर आप याद रखेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, 10 लाख ईयर्स एगो, 10 लाख वर्ष पूर्व। तो ये एक टाइमलाइन है इन दोनों के बीच में, यानी 10 लाख से पहले मानव का विकास नहीं हुआ था या उद्भव नहीं हुआ था। मानव के इतिहास को आप नॉर्मली यहां से देख सकते हैं, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने संभावना क्या जताया कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले आदि मानव एग्जिस्ट करते थे। तो आदि मानव थे, मानव नहीं थे, उनके अकॉर्डिंग हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन चलिए कंटिन्यू करते हैं मानव के इतिहास को। जी अर्थ को क्या आया क्या सर? नहीं। तो हम बात कर रहे हैं कि मानव के इतिहास को चार्ल्स डार्विन ने तो कह दिया कि 56 लाख वर्ष पहले देखा जा सकता है, लेकिन वो क्या था? एक एजम्पशन था। अब तक जो ओल्डेस्ट सोर्स है जो 2018 में डिस्कवर किया गया, वो मोरक्को में मानव का जबड़ा मिला था, ह्यूमन टिथ जैब जबड़ा, और इस जबड़ा को जब C14 या कार्बन तिथि निर्धारण से जब सर्वे किया गया, जांच किया गया प्रयोगशाला में, तो पाया गया कि मानव का इतिहास 30 लाख वर्ष पीछे जा सकता है। तो आने वाले भविष्य में मानव के इतिहास का कालक्रम और पीछे शिफ्ट हो सकता है। तो इतिहास में भी हम देख रहे हैं कि तिथि परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी अपडेटेशन होता है। जब नए आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे, उसके बिहाफ पे हम इतिहास के काल का निर्धारण समय समय पे करते रहेंगे। लेकिन हमें एक कट ऑफ डेट मिला कि 10 लाख वर्ष पूर्व तक पृथ्वी के ऊपर जब बर्फ आच्छादित है, आइस फैला हुआ है, तो जीवन बहुत कठिन रहा होगा, इसलिए मानव का विकास नहीं हुआ होगा। और इसी टाइम पीरियड में जो बड़े बड़े स्पेसीज थे लाइक डायनासोर, उनका पीरियड रहा होगा। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा यूज ना हो, इस वजह से हम इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगले क्लास में प्रॉपरली एंशिएंट एज और एंशिएंट में भी स्टोन एज से क्लास स्टार्ट करेंगे, और स्टोन एज पहला टॉपिक होगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।